हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम आए हैं एमएलए जी के घर पे। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं उनकी लाइफ का एक दिन कैसा होने वाला है, और तो आपको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा और मेरे को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलो इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो गाइज अभी एमएलए जी तो अंदर बैठे हैं और अभी हम मिल के आए। सुबह से वो मिल रहे हैं अलग अलग लोगों से। तो अभी तो टाइम लगेगा उनसे मिलने के लिए, क्योंकि सारे लोग अपना अपना काम लेके आए हैं। तो अभी आपको उनका हाउस टूर देंगे। After the sun sets slow, chilling with the homies, let that talk box glow. Barbecues and palm trees, vibe real tight beneath the moon. तो गाइज अभी दिखाते हैं आपको एमएलए जी का हाउस। तो गाइज ये है हमारे पीछे एमएलए हाउस। तो अभी तो ये रेनोवेशन का काम चल रहा है, और एक घर यहाँ पे है और पीछे भी है, इधर का दिखाते हैं। एक घर यहाँ पे है और सामने गार्डन का काम चल रहा है। गाइज अभी चलते हैं आगे, और कुछ यहाँ पे चेयर्स लगी हैं बैठने को, जहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से। और ये पीछे वाला गेस्ट रूम है। तो गाइज अभी तो आपको बता नहीं सकते इतना, क्योंकि यहाँ पे घर का रेनोवेशन का काम चल रहा है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, सारी तरफ रेनोवेशन का काम चल रहा है। सामने वाले घर में भी, उस वाले भी, और इस वाले घर में भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। और हमारे साथ यहाँ पे एक गार्डन है, साथ तो नहीं है, पास में है। तो गाइस ये लगी है गार्डन पे कुछ चेयर, यहाँ पे आके एमएलए सर चिल करते होंगे रात को। सामने भी एक स्विमिंग पूल है, पूल भी है, इस पे पूल भी है। आपको दिखाते हैं पूल कैसा है। गाइस तो ये है मेरे पीछे पूल, जो कि अभी शायद इसका भी काम चल रहा है। अभी तो ये बंद है। तो अभी चलते हैं, आपको सिनेमैटिक दिखाते हैं इस जगह का सारा व्यू कैसा है। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pound like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. On the walls paint the struggle and climb. The clock keeps spinning but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own chime. Boom that echoes through the alleys at... तो गाइज जो अब आपने उनकी वीडियो देखी वो थे एमएलए सर के ब्रदर। तो अभी उनसे भी मिलेंगे और उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। और अभी उन्होंने बताया कि इस घर का चल रहा है अभी रेनोवेशन का काम। तो अभी तो हम इसके अंदर का नहीं दिखा पाएंगे, जब अगली बार आएंगे तो अगली बार आपको पूरा हाउस टूर देंगे जब ये बन चुका होगा। तो अभी तो हम सुबह सुबह आए थे, तो अभी सारे फ्री नहीं है, तो थोड़े टाइम में फ्री होने वाले हैं और सबसे मिलेंगे। Boom that echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pound like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Street lights flicker on this. तो गाइज अभी हैं हम एमएलए सर के पास। सुदर्शन सिंह बबलू जी, हमारे चिंतपूर्णी के एमएलए। सर आप पहले तो बताओ आप कैसे हैं। मैं ठीक हूँ। रित्या, आप आज सुबह सुबह मेरे ऑफिस में आए हैं, हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा आप सभी को। हमें भी बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आपका नेचर देख के। थैंक यू, धन्यवाद। सर आपसे मतलब कि जितने भी लोग मिले सर, आप एकदम डाउन टू अर्थ होके मिलते हैं सर उनसे। ऐसा है कि लोग बेचारे बड़ी दूर से अपनी उम्मीद, अपना काम लेकर के मेरे पास आते हैं। यस सर। तो मेरी कोशिश रहती है कि पहले तो उन लोगों से अच्छे से बात की जाए, फिर उनके काम को सुना जाए और उस काम को किया भी जाए। तो इसी तरीके से जो है मैं अपने काम करने की मेरी सोच है, और इसी तरीके से यही मेरी कार्यशैली है। सर इतना सारा टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो आप। देखिए, अब मैं जब से विधायक बना हूँ, मैंने अपने सारे काम जो है घर के छोड़ दिए हैं। मैं अपने परिवार के काम या फिर मैं अपने कोई रिश्तेदारों के काम, मेरे लिए मेरा चिंतपूर्णी विधानसभा के लोग मेरा परिवार है, और उन्हीं के काम मैं हमेशा जो है करने के लिए तत्पर रहता हूँ, क्योंकि लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं और इतनी बड़ी कंस्टिट्यूंसी, लगभग 1 लाख लोगों को जो है रिप्रेजेंट करना। हाँ जी। और सुबह लोगों का जो है जहाँ पर आना, लोग सुबह 7:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे अपने तरीके से जब हमको टाइम सूट करता है तब हमारे पास आते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी आदमी निराश होकर जहाँ से ना जाए। और उसके बाद अभी तो मैं आपने देखा, मैं बैठा हूँ, सुबह नाइट ड्रेस में हूँ,
और सुबह से मैंने अभी तक तो घर अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। और उसके बाद अभी मैंने तैयार होकर निकलना है, फील्ड में जाना है। मैंने फील्ड के कार्यक्रम जो है वो लोगों को टाइम दे रखे हैं, उस तरीके से वो काम करूँगा। उसके बाद शाम का मेरा कोई टाइम नहीं है कि कब आऊँ कब नहीं आऊँ। तो उसके बाद सुबह फिर से मैं जब यहाँ पे हूँगा तो रूटीन मेरा यही रहेगा। सर तो इतने सब में आप फिट कैसे रहते हैं, मतलब कुछ करते हैं आप योगा या एक्सरसाइज? हाँ बिल्कुल, देखो मैं सुबह लगभग 5 बजे उठ जाता हूँ। और 5 बजे उठने के बाद मैं 5:30 बजे से मैं अपने मॉर्निंग वॉक पे और विद रनिंग मैं लगभग 10 किलोमीटर सुबह करता हूँ। और उसके बाद आधा घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपने ऑफिस में बैठ जाता हूँ। तो उसके बाद मेरा यही रूटीन है। और ये भी ज़रूरी, अगर हम फिट नहीं रहेंगे तो लोगों की समस्या को हल कैसे कर यस पाएंगे? सर। हम खुद ही बीमार रहेंगे या खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो अपने कंस्टिट्यूंसी को, अपने विधानसभा को स्वस्थ कैसे रख पाएंगे? हाँ जी। हाँ। तो सर आपका फ्यूचर में क्या प्लान है, मतलब कैसे आप इतने लोगों की समस्या हल करेंगे, या आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो फ्यूचर में? देखिए, हमारे विधानसभा के बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं जो अभी जिनके लिए हमें पैसा सैंक्शन हुआ है और पैसा आया भी है। और उसके काम जो है, हमने पहले तो हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट चले हुए हैं, बेसिक प्रोजेक्ट हमारे काफ़ी चले हुए हैं। पर एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो था माता चिंतपूर्णी जी के मंदिर का निर्माण। हाँ जी। क्योंकि माता चिंतपूर्णी जी का मंदिर जो है, हमारी विधानसभा जिस माता चिंतपूर्णी जी के नाम से हिमाचल का सबसे बड़ा स्थान है। हमने अभी 225 करोड़ रुपया जो पहली किस्त जो है इस मंदिर के निर्माण के लिए दी है। और हमारा टारगेट है कि मंदिर के ऊपर, चिंतपूर्णी मंदिर का कॉरिडोर बनाने के ऊपर, जैसे वैष्णो देवी का मंदिर है, हाँ जी। अयोध्या जी का मंदिर है, और भी जैसे सोमनाथ जी का मंदिर है, इसी तर्ज पर हम चिंतपूर्णी जी का मंदिर बनाने जा रहे हैं। 1000 करोड़ रुपया खर्चने का हमारा टारगेट है, हमारी सरकार का है। ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है? जी। सर बहुत बढ़िया है कि और इसके अलावा हमारा एक आलू प्रोसेसिंग यूनिट है, जहाँ पे किसान लोग जो है अपने आलू बाहर जाके बेचते हैं। और उनके लिए हमने एक 65 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है आलू प्रोसेसिंग यूनिट, जो आलू उनका यहीं बिकेगा, यही प्रोसेस होगा, और उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लोगों जो हमारे किसान हैं उनको आलू भी यही बिकेगा। These gritty vibes keep my story inside. तो गाइज अभी है हमारे साथ एमएलए जी के ब्रदर। सर आपका नाम क्या है? मेरा सुरजीत सिंह नाम है। ये उनके भाई हैं और आज ये हमें बताने वाले हैं कुछ चीजें उनके बारे में, वो बचपन में कैसे थे। सर शरारती थे? बिल्कुल, ऐसे होता है, छोटे बच्चे तो चलो शरारती होते ही हैं। सर वो बचपन में भी मतलब पॉलिटिक्स के बारे में सोचते थे? नहीं, बचपन में ऐसा कुछ नहीं था। बचपन में जैसे हम नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, हाँ जी। हाँ जी। तो हमारा शुरू स्टार्टिंग ऐसे हुई है। हाँ तो जी। फिर धीरे धीरे आके करते करते फिर चलो, जब कॉलेज में फिर एनएसयू में आगे हो, हाँ जी। कॉलेज टाइम में एनएसयू के बाद फिर उनको थोड़ा सा शौक नेचुरली होता है पॉलिटिक्स साइड से। मतलब सर का एम पहले से पॉलिटिक्स था कि कुछ और बनना चाहता? आफ्टर कॉलेज। अच्छा, कॉलेज के बाद मतलब कि पॉलिटिक्स में आगे सर? जी जी जी, बिल्कुल। मतलब कॉलेज टाइम के इलेक्शन का कुछ आप सीन आपको याद हो तो? कॉलेज टाइम मैं तो उस टाइम स्कूल टाइम में था, और पर उन्होंने बड़ा अच्छा एनएसयू में बड़ा अच्छी वर्किंग की है कॉलेज टाइम में। और कॉलेज इलेक्शन में मतलब कि पूरा बढ़ चढ़ कर उन्होंने भाग लेते थे हमेशा। और काली जी उस टाइम एमएलए होते थे हमारे चिंतपूर्णी हाँ के, जी। हाँ जी। और उनके साथ बड़े सपोर्टिव रहे वो हमेशा वो। और आपके साथ तो बहुत ही यादें होंगी, कुछ ऐसा फनी वाला बताना चाहें जो आपने शरारत की हो साथ में, वो याद हो आपको अभी तक? हमें मम्मी पापा की डेली हमसे हमें पिटाई करते थे अच्छी तरह वो। हम उनको बिना पूछे खेलने चले जाते थे, और वापसी हफ्ते तैयारी होती थी, मम्मी पापा दोनों पिटाई अच्छा, की। मार किसको ज्यादा पड़ती थी, आपको भाई- पड़ती थी कि उनको पड़ती थी? भाई साहब को ज़्यादा पड़ती। मैं तो घर में छोटा था, मुझे तो फिर कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाती थी किसी साइड से, पर उनको ज़्यादा उनको पड़ती थी। तो सर आप थोड़ा सा घर के बारे में बता दो हमें। हम घर में जॉइंट फैमिली रहते हैं। हम 4 भाई हैं, मम्मी पापा हैं, हमारे बच्चे हैं, और माता रानी चिंतपूर्णी माता रानी की बड़ी कृपा है हाँ कि जी। हम आज भी चारों भाई इकट्ठे रहते हैं, एक ही फैमिली में रहते हैं। हाँ जी। और हमारा खाना एक ही किचन में बनता है आज भी। और ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ कि सबको ऐसे मिलजुल के रहना चाहिए। सर जैसे कि अब पॉलिटिक्स में है वो, तो अब भी हम वो बता रहे थे कि 8 बजे से वो वहीं पे बैठे हैं दफ्तर में ही अपने, जी। तो आप उनके लिए या फिर वो आपके लिए कैसे टाइम निकालते हैं? देखो, पहले हमारा मानना ये है कि जिस पब्लिक ने हमें वोट करके यहाँ तक पहुँचाया है, हाँ जी। फैमिली से पहले हम सोचते हैं पहले प्रायोरिटी उनको दें। हाँ जी। हमारा क्या, हम तो चलो हाँ जी। जी। तो अब भी आपकी वही बॉन्डिंग है जो बचपन में थी? नेचुरली, बिल्कुल बिल्कुल। आज भी हमें हमें हम तो मैं तो छोटा हूँ उनसे, हमें आज भी डांट देते हैं, किसी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें डांट देते हैं, एज ए पेरेंट्स की तरह हमें डांट। हाँ जी। हाँ जी। और पेरेंट्स भी हमें डांट देते हैं अच्छी तरह आज भी, हाँ जी। क्योंकि पेरेंट्स के लिए तो बच्चे बच्चे होते हैं ना हमेशा। हाँ जी। हाँ जी। सर तो फिर अभी आप हमें बताओ, मैंने सुना है कि आपने गाय भैंसें भी रखी हैं, आपकी कंपनी भी है। बिल्कुल जी।
सर तो अभी वो देखते हैं। पक्का चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। तो गाइज ये है एमएलए सर की फॉर्च्यूनर, जिससे वो ट्रैवल करते हैं। हर लड़के को शौक होता है अपनी फॉर्च्यूनर हो, पर ये तो अलग लेवल की फॉर्च्यूनर है। साथ में विधायक जी का स्टिकर, एमएलए का, और साथ में विधानसभा का। इसका तो और अलग ही होगा। साथ में लाइटें भी है, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो गाइस अभी आए हैं हम फैक्ट्री पे। यहाँ पे सर बताओ क्या क्या बनता है, कैसे बनाते हैं? हम यहाँ पे स्क्रैप को, जो स्क्रैप मिलती है मार्केट में, उसको मेल्ट करके हम अपना लोहा तैयार करते हैं। वो हम चाहे किसी भी शेप में देख सकते हैं। हम हमारे पास अभी 100-150 पार्ट्स हैं जो हम तैयार करते हैं, और आगे हम और प्लस कर रहे हैं इसको ना जी। मतलब पार्ट्स बनाते हैं आप यहाँ पे? हाँ, पार्ट्स बनाते हैं। मतलब ये रिसाइकल ही हो रहा है यहाँ पे? रिसाइकल हो रहा है। तो फिर आपको मेल्ट करके उसमें कुछ और केमिकल वगैरह डाउन करके, तो हम अपना लोहा कोई भी शेप दे सकते हैं। ये कंपनी कब से है? ये हमारी 2000 हमने 21 में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। तो मतलब एमएलए बनने से पहले थी ये? हाँ। तो इसको मैनेज आप करते हैं? मैं देखी। दो कंपनी है, दोनों को आप करते हैं मैनेज? बाकी हमारी भाई साहब भी साथ होते हैं, बड़े भाई साहब होते हैं, पर सारे मिलजुल कर लेते तो आपको अच्छा लगता है मैनेज करना ऐसे? नहीं, वो अपने काम करने का मुझे मजा बड़ा आता है। मेरा तो मन ही नहीं लगता ज्यादा करके। आज मैं दिखाता हूँ आपको, चलते चलते दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है, यहाँ पे कितने वर्कर काम कर रहे हैं। हमारा जो स्क्रैप होता है बड़ा कॉस्टली स्क्रैप होता है। हम आम स्क्रैप नहीं यूज करते हैं यहाँ पे। ये हमारा सारा गाड़ियों वगैरह का नहीं, हमारा इम्पोर्टेड स्क्रैप आता है सारा बाहर से ना। आगे हमारे पास कचरा स्क्रैप नहीं होता, जो होता है ना टीन टप्पर वगैरह होता है, वो हमारा जो स्क्रैप आता है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। देखो, आप चाहे इसके पास खड़े आगे देखो, आपको लगता नहीं पोल्यूशन है इसमें यहाँ पे। नहीं तो आप स्टील प्लांट में खड़े नहीं होते, पूरे प्लांट में खड़े होते हैं, धुआं होता है। तो देखो आगे देखो, ये बिल्कुल पानी हो रहा है। देखो स्क्रैप बिल्कुल पानी बन गया है। जब बिल्कुल पैक हो जाएगा पूरा बन जाएगा। मशीन है कोई पीछे? ये भट्टी है। भट्टी से नॉर्मली चलती कैसे, मतलब है इलेक्ट्रिकल सारे। और आप थोड़ी देर में देखोगे इसको, हालांकि 3-4 घंटे में बिल्कुल पूरी भर जाती है ऊपर तक। फिर आप डालते रहो, ऊपर भर जाएगी। इसकी कैपेसिटी 1200 किलो के आसपास है। तो 1200 किलो जब माल रेडी हो जाएगा, फिर हम उसको स्टिच कर देंगे पैटर्न में। कितना खर्चा आया था इसको बनाने में पूरी कंपनी को? अप्रोक्सीमेट 10,000 का प्रोजेक्ट है ये मतलब ये मिट्टी है? ये मिट्टी है। ये किस काम आ रही है? इसी में आती है ना, इसी में माल डालते हैं। जब माल पूरा पानी की तरह डल जाएगा, हाँ जी हाँ जी, तो हम यहाँ पे देखो ना, इस मिट्टी में लगा देते हैं। ये मिट्टी जब डलेगी तो ये लोहा शेप में आ जाएगा। जैसे ये पैटर्न है ना, ये लगा हुआ है ऐसे ऐसे। हमारे पास सारे आइटम ऐसे हैं। अब जो निकल जाएगा तो ऐसी शेप आ जाएगी। ये किस चीज का है, मतलब काम क्या आएगा ये? एक क्रशर का पार्ट है, स्टोन क्रशर का पार्ट है। जो स्टोन क्रशर होता है, जो बजरी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनका पार्ट है, वहाँ पे होता है। तो ऐसी शेप आ जाएगी। फिर इसमें लोहा डाल देंगे, जो पानी बन के आएगा लोहा। हाँ जी हाँ जी। तो जब निकलेगा तो ऐसी शेप आ जाएगी, बिल्कुल ऐसी। आज दिखाता हूँ मैं। ये लकड़ी का पैटर्न है। ये लकड़ी है? ये लकड़ी का है। जब डलेगा तो बिल्कुल लोहे में कन्वर्ट हो जाएगा। दिखाता हूँ लोहे में कैसे होता है। ये लोहे में आ गया, उसके बाद ये बन के आया है? हाँ, लोहे में डल जाएगी और ये आ गया। अब इसकी सफाई होगी। इसमें 1000 डिग्री तक इसको पकाएंगे माल को। जब माल बिल्कुल पक जाएगा, फिर हम बाहर निकालेंगे। इस पानी में डिप मार देंगे। ये पानी है, ठीक है। जब ये पानी में ठंडा हो जाएगा माल, फिर उसको फिर इधर आ जाएगा। फिर माल जहाँ आगे ग्राइंडिंग होना शुरू हो जाएगा। अलग अलग पार्ट्स है। गाइस ये देखो, ये पार्ट्स बन के आ चुके हैं। ये पार्ट्स जाते हैं और आगे सेल हो जाते हैं। ये माल सारा रेडी माल है, लोडिंग के लिए तैयार पड़ा है। ये हमारे दोस्त है मोनू भाई। आप भी यहाँ काम करते हैं? भाई यहाँ पे पार्टनर है हमारे फैक्ट्री में। आप कुछ बताना चाहेंगे क्या अपने बारे में? मेरे बारे में? तो हम भाई हैं इनके। मतलब पार्टनर है, मिलके रन करते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ क्वालिटी देखता हूँ। क्वालिटी पैसा देखा, प्रोडक्शन पैसा देखते हैं। जो ये अभी आपके अंडर देखते हैं, आप सामान वगैरह देखते हो कैसा बन रहा है, ठीक बन रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, क्वालिटी मेंटेन करता है। कैसा लगा फिर आपको भैया के साथ काम करके? बस ऐसा लग रहा है अपने घर ही है।
कहीं बाहर नहीं आया। बस देखते हो, कहते हैं ना जो अच्छे लोग होते हैं उसको भगवान बुला लेता है, ठीक है ना। और बड़े प्यारे इंसान है हमारे भाई, मतलब कि जब से आए हैं हमारी आधी टेंशन उन्होंने खत्म कर दी है। अच्छा अच्छा। जी जी। पहले मतलब जब फैक्ट्री बनी थी जी। तब भी भाई यही काम करते थे शुरू से हैं? नहीं नहीं, अभी कुछ टाइम पहले मिले हमें, मैं 1 साल पहले आया। 1 साल पहले आए भाई। वापिस और जाके एमएलए जी से दोबारा मिलते हैं। सर आइडिया कैसे आया था आपको कंपनी का? ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, हमने पहले इस कंपनी में जॉब करी है, अच्छा। 2000 से लेके 2005 तक ना। हाँ जी हाँ जी। ऐसी कंपनी होती थी, टालीवाल में थी। हाँ जी। हमने वहाँ जॉब की थी भाई साहब, पूरे नॉर्थ ईस्ट की सेल देखते थे, हाँ जी। और मैं वहाँ पे सुपरवाइजर काम करता था। ऐसी कंपनी। हाँ जी। फिर वहां से आपको आइडिया आया? वहाँ से फिर हमारा प्लान तो उस टाइम तो हमारे पैसे नहीं थे, तो धीरे धीरे जो हमने मेहनत करी है, धीरे धीरे हम अभी अपना अपना प्लान लगाया, 2021 में हमने प्रोडक्शन शुरू कर दी इसकी ना। हाँ जी। पोल्यूशन वगैरह तो है नहीं इसका, है ना? हाँ जी। पोल्यूशन वगैरह तो कुछ नहीं है। All fish। हाँ, हम भी अंदर गए तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई कि मतलब सांस ही ना आ रही हो। पोल्यूशन तो है नहीं, बढ़िया लग गया। ये भी प्रोजेक्ट बढ़िया है। मतलब आपका आइडिया था कि एमएलए सर का? हमारे साथ बैठ गया, हम स्टार्टिंग से इकट्ठे हैं, हम इकट्ठे काम करें वैसे, बस हमारा था एक कंपनी हमारी परली साइड है, वहाँ पे हम फैब्रिकेशन का काम है हमारा, वहाँ स्टोन क्रशर्स होते हैं ना जो, हाँ जी। उनकी पूरी ओवरऑल हम क्रशर फिट कर देते हैं वहाँ से, वो पूरी मशीनरी वहाँ तैयार होती है। वहाँ भी मतलब पार्ट्स ही बनते हैं? हाँ, मशीन मशीन बोल सकते हैं उसको, पार्ट्स यहाँ हो गए, हाँ जी। मशीन वहाँ पे। तो गाइज अभी हम फैक्ट्री में घूम के आ चुके हैं। एमएलए जी के भाई का नेचर बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अपनी गाड़ी में ही हमें घुमाया, सारी फैक्ट्री के बारे में बताया, आपने देखा ही है। अब हम आए हैं एमएलए सर से मिलने, उतनी देर में एमएलए सर मीटिंग करने आए थे। तो अभी थोड़े से सवाल पूछेंगे सर से, उनकी लाइफ के बारे में, उनके बारे में, और वो कैसे काम करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सर पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि सर आप बचपन में यही सपना देखते थे एमएलए बनने का? नहीं, ऐसा नहीं था, पर है कि समाज सेवा से जब मैं अपने बिजनेस में आया, पहले मैंने सर नौकरी की, जो आप फैक्ट्री अभी देख के आए हैं, हाँ जी हाँ जी। मैंने इसी फैक्ट्री में पहले 2006 से लेकर 2000 तक नौकरी की है। और मेरा उस समय सपना था कि मैं अपनी ऐसी ही फैक्ट्री लगाऊंगा, और मैंने वो फैक्ट्री लगाई 2022 में, चुनाव से पहले। हाँ जी। मार्च 2022 में हमने इस फैक्ट्री को जो है प्रोडक्शन ले आए थे, और दिसंबर 2022 में जो है वो हमारे चुनाव हुआ था। तो इसको मैंने दो चीज़ें साथ, मैंने चुनाव की प्रक्रिया भी और फैक्ट्री की प्रक्रिया भी साथ साथ चलाई थी। तो उस समय मैंने ये प्लान लगाया, और उस फैक्ट्री में मैंने नौकरी की, और नौकरी करते करते मेरे दिमाग में था कि मैं ऐसा ही प्लांट लगाऊंगा। तो हम आगे बढ़ते गए, मैंने एक प्लांट और फैक्ट्री लगाई, और उसके बाद फिर मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो ये था। तो उसको जब आप देख के आए तो उस फैक्ट्री को हमने लगाया, और उसके के साथ साथ जो है समाज सेवा का जो है जुड़ाव, मैं जुड़ा रहा समाज सेवा के साथ। कोरोना के समय हम लोगों के साथ जुड़े थे। हाँ जी हाँ जी। कोरोना के समय हमने लोगों को देखा कि बड़ी समस्या थी, लोग जो है सरकार उनको कोऑपरेट नहीं कर रही थी। हाँ जी। सरकार ने एक अपने लेवल के पे कानून जो है उनके ऊपर थोप दिए थे, पुलिस उनके घर बिठा देते थे, तो क्वारंटाइन कर देते थे, ना उनके घर में कोई आता ना जाता था। हाँ जी। तो लोग ऐसे थे बेचारे जो राशन से भी जिनको राशन भी नहीं पहुंच पाता था, ऐसे जी। गरीब लोग थे। तो हमने उस समय कोरोना के समय उन लोगों के बीच में गए, और लोगों के साथ जुड़ कर के हमने उनके जो है सेवा की, उनको दवाइयाँ प्रोवाइड कराई, राशन प्रोवाइड कराया, और भी जो उनकी ज़रूरतमंद चीज़ें थी वो हमने दी हैं। तो उस समय जो है लोगों ने ही मुझे बोला कि आप चुनाव में आएँ, अब इलेक्शन लड़ें। तो पार्टी ने मुझे टिकट दिया, और मैं उसके बाद जो है मुझे चिंतपूर्णी विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका मिला। सर ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई एमएलए बनने की? मैं बता रहा हूँ कि जब लोगों के बीच में गया, जब कोरोना के समय में लोगों के बीच में गया, तो हमने देखा कि लोगों को बड़ी बड़ी ज़रूरत है। जो उस समय के एमएलए थे, हाँ जी। वो कभी लोगों के बीच में जाकर के किसी का हाल नहीं पूछा, हाँ और जी, उस समय हाँ मैं कुछ भी नहीं था। तो हमने लोगों को उसकी उनकी ज़रूरत की चीज़ें, उनको दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइज़र, पीपीई किट, जब बीजेपी की सरकार जो है पीपीई किट का घोटाला कर रही थी, तो उस समय हम पीपीई किट जो है फ्री में लोगों को बांट रहे थे। तो वो लोगों ने ही, लोगों का ही आशीर्वाद था
उस समय लोगों ने ही मुझे बोला कि आप इतनी सेवा बिना कुछ बने कर रहे हो, तो हम चाहते हैं कि आप हमें हमारे एमएलए बनो और इससे ज़्यादा सेवा जो है आप जो सरकार में आके कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं जो है यहाँ पर आने का मौका मिला। सर एक और क्वेश्चन था कि सर आपकी लाइफ का सबसे मुश्किल वक्त क्या था? मेरी लाइफ का मुश्किल वक्त मुझे कभी लगा ही नहीं कोई मेरा मुश्किल वक्त है। मैं और ये बात आप जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, और मैं अपने यूथ को भी इस मैसेज के इस जवाब के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में समय एक परिवर्तनशील है, मुश्किलें भी आती हैं, अच्छा समय भी आता है, एक जैसा कभी किसी के ऊपर नहीं रहता। तो हमें अगर अच्छे समय को एंजॉय कर रहे हैं ना, तो हमें मुश्किल के समय को भी एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि दोबारा वो भी वापस नहीं आएगा। तो हम अगर उसके ऊपर स्ट्रेस ले लेंगे, हम उसके ऊपर अपने आप को हावी, हमारे ऊपर वो मुश्किल समय जब हमारी मुश्किलें हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी, तो हम जो डिप्रेशन में चले जाएंगे। और हमारे युवा जो हैं बड़े इसी वजह से है, कोई सुसाइड कर लेता है, ऐसी गलत कदम उठा लेता है, कोई बच्चा फेल हो गया तो उसके मार्क्स कम आ गए, वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में जाने के बाद वो बच्चा कई बार ऐसे कदम उठा लेता है कि वो सुसाइड तक भी नौबत आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं उन बच्चों को, आप जैसे युवाओं को, और मैं अपने पूरे युवाओं को ये बोलना चाहूँगा कि कभी भी डिप्रेस्ड ना हो। जो समय है वो हमेशा बदलता है, पर हमारा काम यह है कि हमने मेहनत से पीछे नहीं हटना है। हम मेहनत को कंटिन्यू करते रहें, और ज़्यादा मेहनत। अगर हम फेल हो गए तो हमें ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करनी है, हमें उससे ज़्यादा और डबल मेहनत करनी है कि हमने पास होना है। मैं अभी स्कूलों में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, मैं जिस चीज़ें बोलता हूँ, और इन चीज़ों से हमें बच्चों को सीखने को मिलेगा। मेरी लाइफ में कभी कोई मुश्किल समय नहीं आया। मैंने कभी अपने आप को ये नहीं सोचा कि ये समय मेरे लिए मुश्किल है। मैंने ये सोचा है कि अगर मुश्किल समय भी है, इसको भी इंजॉय करो, भी याद रहेगा ज़िंदगी में कि ये समय था, और ये समय को हमने इस तरीके से जो है बिताया था, और आने वाले समय जो है हमें, और जो है हमें उसके लिए पावरफुल होकर के हम उससे लड़ते हैं। सर जैसे कि अब मैं पूछना चाहूँगा कि एमएलए बनने का सफ़र बताओ कॉलेज से, जो कॉलेज टाइम में इलेक्शन किए थे ना, कॉलेज वहाँ में से। मैं एनएसयूए के साथ जुड़ा था। मैं शुरू से, हमारे इलेक्शन हुए थे कॉलेज में, मैं कॉलेज में कैंपस का प्रधान था, और उस समय हमने ये देखा कि एनएसयूए की हमारी कांग्रेस की विचारधारा जो है वो एक गांधीवादी विचारधारा है, और दूसरी विचारधारा जो है आज हम जिसको जो हमारे देश में सत्ता में भी है, हम वो देख रहे हैं कि वो धर्म के नाम से लोगों को लूटने वाले हैं। हाँ जी। और आज भी इन्होंने भगवान राम जी के नाम से वोट मांगे हैं, भगवान राम जी का मंदिर बनाएंगे, ऐसा करेंगे। तो आज उसके ऊपर सबसे बड़ी देश की जो लूट हुई है वो मंदिर पे ही हुई है, और बीजेपी के लोगों और आरएसएस के लोगों के द्वारा ही हुई है। तो ये चीज़ें जो है इनकी जो है जो इनकी मानसिकता वो दर्शाती है कि ये लोग कैसे हैं। इन्होंने मंदिर को मनाने की आड़ में लोगों को, बेसिकली तो मंदिर के जो दरवाजे थे, ताले थे, वो राजीव गांधी जी ने खोले थे, पर उसके बावजूद भी ये इन्होंने जो है लोगों को ये धर्म के नाम से लड़ाने की कोशिश किया, बांटने की कोशिश किया, और मंदिरों को लूटने की कोशिश की। और हमने उस विचारधारा से जुड़े थे उस समय कॉलेज के समय में, और अब उसी विचारधारा से जुड़े हुए आज मुझे पार्टी ने, जहाँ पर हम चलते रहे, लोगों की सेवा में लगे रहे, और उसके बाद मुझे जो है पार्टी ने टिकट दिया, और मैं आज एमएलए बन के आया हूँ। और उसके बाद मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि माता चिंतपूर्णी जी के मंदिर के लिए हम 206 करोड़ रुपये हमने किस्त जारी कर दिया। इसी महीने जो है हम उसका काम शुरू करने जा रहे हैं। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नैना देवी मंदिर के लिए 300 करोड़ रुपया दिया है। बाबा बालकनाथ जी मंदिर के निर्माण के लिए पैसा दिया है। अभी जाखू मंदिर जो शिमला में है उसको निर्माण के लिए, उसके सुंदरीकरण के लिए काफ़ी पैसा दिया। वहाँ पे हमने एक्सीलेटर वगैरह लगवाए हैं। बाकी और मंदिरों में जो हमारे वो लग रही है, रोपवे लग रही हैं। तो ये चीज़ें हमारे साथ हमारी जुड़ी हुई हैं, और ये सारा काम जो हम निर्माण हमारी सरकार कर रही है। सर एक सवाल और था, अगर सर आपको मौका मिले अपने 18 साल वाले वर्जन को एक एडवाइस देने का, तो सर वो एडवाइस क्या होगी? मैं एडवाइस, पहले तो मेरी ये अपने युवाओं से ये एडवाइस है कि आप नशे से दूर रहें। आज हमारा युवा जो है नशे की ओर बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आज अगर हमारे साथ हमें लड़ने की ज़रूरत है, एकजुट होकर के, हमें किसी के धर्म के प्रति लड़ने की ज़रूरत नहीं है, धर्म के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें लड़ना है तो ऐसी शक्तियों से लड़ना है जो ऐसी गलत शक्तियाँ जो हमारे समाज के अंदर हैं। जैसे सबसे बड़े वो गलत है हमारा नशा, जो है चिट्टे का नशा, जो एक बार जिसको अडिक्ट हो गया, वो 2 साल से ज़्यादा बच्चा जिएगा नहीं, उसकी लाइफ सिर्फ 2 साल है। तो हमारा युवा जो है, जब ऐसी लत जिसको लग जाती है, उनकी पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती हैं। ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं जो नशे की, जिनको लत लग गई है, उन्होंने अपने घर के सामान बेच दिए, टीवी बेच दिया, फ्रिज बेच दिया, इवन कि बर्तन तक बेच दिए। तो वो पेरेंट्स भी उनसे कई दुखी होकर के, कई पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया है, कई पेरेंट्स उनको दुखी होकर के जो है अपना घर छोड़ करके चल गए, उन युवाओं को घर से निकाल दिया है, नशा निवारण केंद्र में उनको बच्चों को छोड़ रहे हैं। तो आज अगर हमें इस चीज़ के लिए अवेयर होना है, तो मैं अपने युवाओं को ये बात बोल रहा हूँ कि हमारे जो जिस और युवा चलते हैं, उसी और जो है
हमारे भारत की जो है आवाज़ चलती है। तो मैं जो युवाओं को बोला एकजुट होकर के हमें इस कुरीति से जो है लड़ना पड़ेगा, नशे के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एकजुट होकर के हमारे आम सभी समाज के जितने लोग हैं उनको जो है इसके ऊपर जो है एक आंदोलन के रूप में काम करना चाहिए। सर आपने तो बता दिया कि युवाओं के लिए, सर अगर आपको ऐसा मौका मिले कि अपने आप के 18 साल के वर्जन को एडवाइस देनी हो अपने आप के, तो आप क्या एडवाइस देंगे? मैं जैसे कि मतलब कि जैसे आपको एक आज मौका दिया जाता है जी कि आप फिर से अपने 18 साल वाले को एडवाइस दे सकते हैं आज की लाइफ देखते हुए। मैं यही दो चीज़ें मैंने आपसे क्लियर करी हैं। एक तो नशे के बारे में कि नशा जो है हमारे लोगों को दिया, आज हमारे वही युवा जो है, जो बड़े लोग जब निकल गए हैं वो समझते हैं। युवा जो है नया लड़का वो आज तक नहीं इस चीज़ को, युवा भी युवावस्था में है, अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है। तो उनके लिए तो मेरी सबसे पहले एडवाइस जो मैंने आपकी दी नशे की ओर। हाँ जी। दूसरी मेरी एडवाइस जो पहले मैंने आपको बोला कि आज हमारे बच्चे जो हैं, हमारा जो समय था उस समय इतनी नंबरों को लेकर के हमें मेरिट को लेकर के इतनी होड़ नहीं थी। उस समय तो हमारे लोग बच्चे से सोचते हैं कि हम पास मार्क्स आ जाएं, पास आउट हो जाएं। आज जिस तरीके से हमें कंपटीशन के समय में हम दौर में हम गुजर रहे हैं, तो आज यहाँ पर बच्चे जो कंपटीशन है कि मुझे 99% मार्क्स लेने हैं, 100% मार्क्स लेने हैं, 98% मार्क्स लेने हैं, उसके चक्कर में जब बच्चा थोड़ा सा पीछे रह जाता है, उसके लिए मेहनत करते हैं हमारे बच्चे और दिन रात मेहनत करते हैं। और उस बच्चे जब थोड़ा सा अगर मान लो उसमें पीछे रह गए, हम उस टारगेट को हासिल नहीं कर पाए, तो केवल बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो मैं उनको ये बात बोलना चाहूँगा, उन बच्चों के लिए मैंने पहले बात बोली कि बच्चे डिप्रेस्ड नहीं होना और मेहनत करें। हम कामयाबी जो है, सक्सेस इज ए नेक्स्ट स्टेप अवे, सक्सेस इज ए नॉट डेस्टिनेशन। तो Yes, sir. सक्सेस जो है वो आपके अगला कदम है, हमें आगे बढ़ना है। हमने ये चीज़ सोच कर अगर हम इस कदम में कुछ रह गए तो नेक्स्ट कदम में हमें और ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। तो ये चीज़ को सोच करके डिप्रेशन में न जा करके हमें उन युवाओं को ये भी बात बोलनी है कि आप जो है अपने भविष्य के बारे में, उज्जवल भविष्य के बारे में जो सोचें, ना कि हमें डिप्रेशन में जाना, ना कि हम उससे आहत होना है। सर एक और सवाल था हमारे एरिया के रिलेटेड। सर आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है हमारे एरिया की, जिसे आप हल करना चाहते हो? देखिए, हमारे एरिया की हेल्थ की इश्यूज सबसे बड़ी समस्या थी और हेल्थ का जो है हमने बेहतरीन रूप से जो है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जब मैं एमएलए बना था तो मैंने देखा कि अम्ब हॉस्पिटल में सिर्फ 4 डॉक्टर थे मात्र। आज अम्ब हॉस्पिटल में 11 डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। मैं उसको हम रूटीन में हम उसके ऊपर जो है काम कर रहे हैं और उसमें 6 डॉक्टर जो है अभी स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर जो है यहाँ पर हमें लेकर आने की ज़रूरत है। जहाँ पर अम्ब हॉस्पिटल के न्यू ओपीडी के लिए हमने 5 करोड़ रुपए लेके आए हैं। 5 करोड़ रुपए का नया काम स्टार्ट होगा, जबकि उसके लिए 10 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन। अभी हमने ब्लड बैंक भी इसके लिए सैंक्शन करवाया है। ब्लड बैंक आएगा तो हमारा ऑपरेशन थिएटर चालू होगा। तो हमारा ऑपरेशन थिएटर जहाँ पे चालू होगा और उसके बाद जैसे डायलिसिस, आज किडनी की बड़ी प्रॉब्लम हमारे बच्चों लोगों को हो रही है और वो डायलिसिस करवाने के लिए बड़ी दूर जाते हैं। हम चाहते हैं कि अम्ब हॉस्पिटल में उसका डायलिसिस हो। तो इस तरीके से हम जो है अम्ब हॉस्पिटल, सबसे बड़ा इशू हमारा हेल्थ का है। आम लोग, गरीब लोगों की, कई बार गरीब लोग ऐसे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर उनकी प्रॉपर्टियाँ भी बिक जाती हैं, बंदा भी नहीं बचता। तो इस तरीके का हमें उनको श्योरिटी देनी पड़ेगी लोगों को कि हम जो है सरकारी इलाज जो है वो प्राइवेट से बेहतर है और वहाँ पर फ्री इलाज होता है, वहाँ पर आपको पैसे देकर इलाज कराना पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्था जो है हमें लोगों को देनी पड़ेगी अपने हर विधानसभा के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जो है वो हमने उनसे बात की थी और उन्होंने एक सोच के साथ दिया है और हर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में जाके वो रेफरल हॉस्पिटल ना बने, हर तरीके का इलाज जो है अम्ब हॉस्पिटल के अंदर हो। हम ज़्यादा जगह जगह पर डिस्पेंसरी हॉस्पिटल खोलने की उसमें नहीं है, हम एक हॉस्पिटल को बेहतर हॉस्पिटल बनाने की जरूरत है। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन चालू कर दिया हमने, जहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट हमने चालू कर दिया है, जहाँ पर हम जो है ओपीडी, न्यू ओपीडी बनाने जा रहे हैं और उसके बाद हम जो है इसके लिए ऑपरेशन ब्लड बैंक जहाँ पर बनाने के लिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें कंबाइंड जब होगी तब एक हमारा हॉस्पिटल जो है हेल्थ इशू यहाँ से क्लियर होगा। सर अगर आपको 24 घंटे के लिए एक छुट्टी मिले, मैंने देखा कि आपको तो फुर्सत ही नहीं होती, सुबह से आप बैठे थे, अब आप यहाँ आए हो, यहाँ से आपको कहीं और जाना है। अगर सर ऐसा मौका मिले कि 24 घंटे के लिए आपको छुट्टी दें, तो ऐसा कौन सा काम होगा जो आप सबसे पहले करेंगे? मैं जनता के बीच में जाऊंगा, मेरी छुट्टी यही होती है, मैं कहीं मेरी छुट्टी नहीं होती। एक दिन मैंने कोशिश की थी, मुझे किसी ने एडवाइस किया कि आप बड़ा सारा दिन, आप हर पूरा वीक, आप पूरा महीना आपका बिजी रहता है, तो एक दिन आप रेस्ट करनी चाहिए। और मैंने किसी के कहने से मैंने सोचा हाँ ठीक है आज मैं रेस्ट करूँगा, तो मैं 1 घंटा बस हो गया, 1 घंटा पर रेस्ट। पर बाकी दिन मैं क्या करूँगा पूरे दिन? मैं तो मेरा दिन, पूरा दिन बिताना मुश्किल होगा घर में। और मैंने फिर गाड़ी उठाई, मैं लोगों के बीच में चला गया, जनता के बीच में, जो भी उनकी समस्याएं हैं। अभी भी मेरे इसके बाद मेरे 5 कार्यक्रम हैं और मेरे आज ही मेरे के लिए डिसाइड हो जाता है कि मेरे अगले 5 दिन के प्रोग्राम क्या होंगे।
और अगले 5 दिन के मेरी डायरी पे आज भी नोट कर लो कि मेरे पूरे दिन के कल का शेड्यूल क्या है, परसों का शेड्यूल क्या है, कहाँ जाना है, उसके अगले दिन का शेड्यूल कहाँ है, वो कहाँ जाना है। तो ये शेड्यूल मेरा हर रोज का 5 दिन पहले ही बन जाता है। सर आपका पसंदीदा लीडर कौन है जिससे आप इंस्पायर होते हो? राहुल गांधी जी और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। सर राहुल गांधी जी, मैं ये आप पूछेंगे कि मैं उनसे क्यों इंस्पायर होता हूँ। उन्होंने आज तक, एक समय था कि मैं राहुल गांधी जी को, जैसे मैं राजनीति में नहीं था, तो मैं सोचता था कि जैसे लोग बोलते थे उनको प्रति लोग जो है अलग अलग भाषा में प्रयोग करते थे, अवधर भाषा भी उनके लिए यूज़ करते थे, उनके लिए एक बचपना, जैसे कि उनके अंदर बचपना वो यूज करते थे। पर वो चीज़ें कि हमारी मीडिया के द्वारा लोगों को दिखाई जाती हैं, उनकी एक बात को जो है उसको उसके साथ 4 बातें और जोड़ करके जो है उनको जो है मीडिया के अंदर जो है पूरी तरीके से दिखाया जाता है। पर एक्चुअल में राहुल गांधी जी ने क्या बोला, वो उसके ऊपर कोई नहीं जाता था और कोई नहीं उसको दिखाता। जब मैंने राहुल गांधी जी की विजन को, राहुल गांधी जी की सोच को मैंने देखा, तो मुझे ये लगा कि आज अगर भारत को ज़रूरत है तो राहुल गांधी जैसे नेता की ज़रूरत है। जिस तरीके से भारत के हालात हैं आज, मीडिया हमारा जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो उनके यहाँ पर बल्ले बल्ले हो रही है, वही दिखा रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में कल के मैंने सोशल मीडिया में हमने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के गो बैक के नारे लगे हैं। पहले हमारे भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिनको किसी देश के अंदर गो बैक के नारे लगे हैं, तो वो मीडिया नहीं दिखाते। और इसलिए उनके साथ हो रहा है कि वो देश को जो है, उन्होंने देश को जिस तरीके से खोखला कर दिया है वो हमारा मीडिया भी नहीं दिखाता। आज चाइना जो है अरुणाचल के अंदर 60 किलोमीटर अंदर आ गया, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आज भारत की हम जो है भूखमरी के जो है हम 120वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान हमसे ऊपर है, चाइना बाकी जो छोटी छोटी कंट्री हमसे आगे चली गई हैं, हम उनसे भी नीचे चले गए हैं, वो मीडिया नहीं दिखाता। आज मीडिया सिर्फ वही दिखाता है जो प्रधानमंत्री जी को पसंद है या अमित शाह जी को पसंद है। और राम मंदिर की चोरी इतनी बड़ी होगी, किसी मीडिया ने जा उसको कवरेज नहीं किया। तो ये देखो कि आज हमारे जिस तरीके से हमारे लोगों को जो है धर्म के नाम से बांटा जा रहा है, आप देखो रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, हमारे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मणिपुर के अंदर हमारी महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उसके ऊपर कोई मीडिया की कवरेज नहीं है, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले। तो ये चीज़ें जो है आज इस चीज़ों से को है हमें दिखना पड़ेगा। आज हमारे युवाओं को सोचना पड़ेगा, जो लोग जो है अंधभक्त है, मैं ऐसे सीधा शब्द यूज करना चाहूँगा, वो उनको सिर्फ कुछ नहीं दिखता, उनको एक ही चीज़ दिखती है कि हिंदू मुसलमान। तो मैं जो समझता हूँ हमें इससे ऊपर हमारे रोजगार जो है, आज महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, ठीक है, कोई बात नहीं कर रहे। आज हमारा पेट्रोल जो है उसके अंदर जो है एक अमित शाह जी की कंपनी द्वारा एथलॉन जो बना करके उसके अंदर लोगों की गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो रोज सोशल मीडिया में आ रहा है, उस पर नहीं दिखाया जा रहा है। तो आज हमारे देश को बर्बाद करने की कगार पर जो है वो ले गए हैं। आज हमारा सोना, जब हमारी सरकार थी, सोने का रेट जो है 30 और 35 हज़ार रुपया तोड़ा था, आज जो है जो लगभग 2.25 लाख रुपया हो गया है, उस पर कोई बात नहीं होती। पेट्रोल और डीजल पे बात नहीं होती। गैस जो हमारा 400 रुपये का सिलेंडर था, जो 1400 रुपये में मिल रहा है, उस पर बात नहीं होती। महंगाई जो है, आज मस्टर्ड ऑयल जो है 70 रुपये लीटर था, जो 200 रुपये लीटर मिल रहा है। तो महंगाई के ऊपर बहुत बड़ा मुद्दे हैं, और इसके ऊपर अगर भी हम दोबारा बैठेंगे तो विस्तृत चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने हमेशा ये बोल रहा था कि एक जो है जो आज तक उन्होंने बोला वो सामने आया है, चाहे उन्होंने महंगाई की बात की थी, चाहे उन्होंने जीडीपी की बात की थी। आज जो भी उन्होंने कोरोना में जब हमारे जीएसटी लगा, जीएसटी के ऊपर बोला था उन्होंने, ठीक है, तो जब नोटबंदी की थी, नोटबंदी के ऊपर बोला था इन्होंने कि आर्थिक सुनामी यहाँ पर आएगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। तो सर आपने प्रॉब्लम्स तो बता दी, देश में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो सर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन देखिए गवर्नमेंट के हाथ में होता है, जो गवर्नमेंट सोल्यूशन करती है। जैसे मैंने हॉस्पिटल की बात की है, तो 4 डॉक्टर थे, हमने उसको बोला हमने 11 डॉक्टर, इसको 10 हॉस्पिटल जाए हमने किया। ये सरकार के हाथ में होता है। जब तक सरकार की ऐसी सोच ही नहीं है, सरकार को पता है कि हमें वोट जो है भगवान के नाम से मिल जाएगी, धर्म के नाम से मिल जाएगी, तो वो काम क्यों करेंगे? तो ये चीज़ें जो हैं हमें इससे पहले हमारे एमपी हैं, जहाँ पर सर मैं आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बात काट रहा हूँ इसके लिए सॉरी, पर सर इसके लिए सरकार को थोड़ा ना बदलना पड़ेगा, इसके लिए लोगों को बदलना पड़ेगा। जब लोग बदलेंगे तो सरकार बदलेगी ना सर, मतलब लोगों को बंद करना पड़ेगा कि पैसे दे के वोट ना दे या धर्म के वही नाम बात पे है ना, वोट वही बात है। जब लोगों को बदलना है, जनता ही बदलेगी। हमारी जहाँ पर जो सर्वोच्च है वो जनता ही है, जनता ही सरकार बनाती है। लोकतंत्र में जनता सरकार बनाती है, सरकार को जनता ही बदल सकती है। हम लोग भले एक आदमी नहीं बदल सकता, वो जनता जब डिसाइड करेगी
तब वो चीज़ें होंगी। जब जनता इस चीज़ के जनता कब डिसाइड करेगी, जब जनता के दिमाग में ये बात आएगी कि हो क्या रहा है, वो कौन दिखाएगा, वो मीडिया दिखाएगा। आप जैसे युवा दिखाएंगे, जैसे आज आप सोशल मीडिया में आप अपनी यूट्यूबर हैं आप, तो मीडिया तो बिका हुआ है। तो असलियत जो है वो आपको, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप देशभक्त हैं, अगर आप देशभक्त हैं तो आप देश की जो स्थिति है वो बताएं, लोगों तक पहुंचाएं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, और उसके बाद हमारी सरकार उसके ऊपर क्या कर रही है। अगर सरकार उसके ऊपर सही से काम कर रही है तो मैं तो ठीक है, नहीं है तो उसको सरकार को बदलना भी जनता के हाथ में होता है। तो जनता कब बदलेगी, जब जनता अवेयर होगी। ये अवेयरनेस लेके आना हमारा मैं काम है। कहीं ना कहीं देखता हूँ कि सरकार तो जनता को बदलने की जरूरत है, सरकार को नहीं। सर जब तक जनता ये सोचेगी ना कि हमारे धर्म को सपोर्ट कर रहा है, हम इसको वोट देंगे, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। मैं वही बात बोल रहा हूँ, आप जब जनता अवेयर होगी तो जनता डिसाइड करेगी किसको रख रहा है। जब जनता अवेयर होगी हमारे अपने देश के प्रति, अपने युवाओं के भविष्य के प्रति। आज नीट का पेपर लीक होता है, उस पर कोई बात नहीं होती है। अगर नीट के पेपर का कोई आज विरोध करता है तो उसके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। जिसने भी उसका विरोध किया उसके ऊपर डंडे बरसे हैं। तो ये गलत है। अगर आज आप किसी के साथ, बीजेपी के साथ मिलकर उसको गलत बोलो तो ठीक है, अगर आप सरकार का विरोध करो तो आप जो है देशद्रोह बोले जाओगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये हमारा राइट है, हम हर चीज़, किसी भी चीज़ का जो है विरोध करना हमें हमारा फंडामेंटल राइट है। तो उसको जो है हम कोई भी रोक नहीं सकता। सर ये तो क्वेश्चन हो गए राजनीति के बारे में। सर अब आपके एरिया के बारे में पूछना चाहूँगा कि सर आपका ड्रीम क्या है अगले 5 सालों के लिए? देखिए, हमें अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जैसे मैं पिछले 5 वर्षों की बात करूं, भाजपा के समय में मैंने देखा कि उस समय कोई भी काम, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा काम जो है हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है। इवन कि हमने ये देखा कि हमारे यहाँ पर किसानों की एक बड़ी डिमांड थी। किसान जो हमारे थे वो आलू की फसल उगाते हैं, उनके आलू जो बाहर के लोग खरीदते हैं, हमने उनके लिए आलू प्रोसेसिंग यूनिट लेकर के आए। हम यहाँ पर लोगों के पानी के लिए किसी पीने की स्कीम जो है, लोगों के घरों में पानी नहीं था, और हमने लगभग 200 करोड़ की लागत से है जो पानी का काम हमारा चला हुआ है। हम 95% लोगों के घरों में हम जो है पूरे तरीके से पानी की सुविधा जो है दे चुके हैं। आपकी ही पंचायत में पिछली समस्या थी, अभी मैंने काम शुरू करवाया वहाँ भी ये काम चला हुआ है। मेरे ख्याल से काम कंप्लीट भी हो गया होगा वो तो अब तो उसका पानी के पीने वाले पानी की समस्या थी। और उसके बाद अभी आपका वहाँ पर एक रास्ता गिर गया था आपके, वहाँ पे 28 लाख रुपए मैंने भी उस रास्ते के लिए दिया आपको। तो ये चीज़ें हमारी साथ साथ चलती हैं। पर डेवलपमेंट तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, पर अभी बहुत सी काम जो है हमें रोड पे, हमें एजुकेशन पे, हमें हेल्थ के ऊपर करने की ज़रूरत है। सर तो ऐसा एक काम बताओ जो आप करने, या 1-2 काम बताओ जो मैंने आप पहले अपने एरिया में करने बढ़िया काम, मैंने बड़ा काम ये बताया कि मैं 1000 करोड़ रुपये हम चिंतपूर्णी मंदिर के ऊपर करते हैं, जो हमारा सबसे प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ पर जो है उससे हमारे लोगों को रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार भी मिलेगा, और लोग श्रद्धालु बाहर से आएंगे हमारे एरिया को। जो अभी जैसे 10 लोग आते हैं तो लगभग 100 लोग आएंगे, और उससे रोपवे भी वहाँ पर हम जो है स्थापित करेंगे। तो जब उसको टूरिज्म के माध्यम से, हम टूरिज्म के नज़रिए से, धर्म के साथ साथ हम उसको टूरिज्म के नज़रिए के साथ भी हम उसको देख रहे हैं कि हम उसको बढ़ावा देंगे। 1000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से चिंतपूर्णी विधानसभा पूरे हिमाचल में ऐसी होगी जहाँ पर जो है सबसे बड़ा काम जो है यहाँ पर होने जा रहा है। सर एक और सवाल है कि सर अगर आपको 24 घंटे के लिए इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है तो सर आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए ऐसा ना, वैसे ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं तो मुख्यमंत्री नहीं सोच पाया आज तक। मैं तो एमएलए बन के ही अपनी जनता की सेवा करना चाहूँगा। पर ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन आपका बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। बट यह है कि जब भी कोई दायित्व भगवान की दया से, माता चिंतपूर्णी जी के आशीर्वाद से मिलता है, तो उसी तरीके की आदमी की जो है सोच हो जाती है। मैंने तो कभी पहले एमएलए भी नहीं सोचा था कि एमएलए बनूंगा मैं, पर जब मैं एमएलए बना तो एमएलए जाकर बन करके मुझे बाद में पता लगा कि हमारी बेसिक लोगों की समस्याएं क्या हैं, तो हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो बेसिकली देश तो बहुत बड़ा देश है हमारा, भारत बहुत बड़ा देश है, और यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। बड़ा सुंदर देश है हमारा, और हम कई देशों में जाते हैं, लोगों में अपनापन है, यहाँ पर लोगों के अंदर बहुत अच्छी भावनाएं हैं, एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं, खड़े होते हैं। बट आज के समय में हमारे यहाँ पर बड़ी जो आज काम है वो एजुकेशन की बहुत कमी है हमारे देश के अंदर। कोई भी मिनिस्टर, कोई भी प्रधानमंत्री, आज भी प्रधानमंत्री जी भी हमारे कभी भी कहीं भी जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं कि मैं इस मंदिर को तो निर्माण करने जा रहा हूँ, मैं इस, कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं इस यूनिवर्सिटी का निर्माण करने जा रहा हूँ, मैं इस कॉलेज का निर्माण करने जा रहा हूँ। आज हमारे जो विदेशों में लोग बैठे हैं वो हमारे नेहरू जी द्वारा बनाए हुए IIT, IIM, NIT से पढ़ करके आज बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं। इनसे सरकार की कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है। एम्स जैसे हॉस्पिटल जो है ये हमारी सरकार की देन है।
तो ये इतने एयरपोर्ट्स हैं, इतनी बड़ा भारत को जो है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे सुई तक नहीं हमारे देश में बनती थी, आज हम हवाई जहाज़ बनाने तक पहुंच गए हैं। तो ये चीज़ें सारा स्ट्रक्चर जो है हमारे कांग्रेस की सरकार के देन है। तो हमें आज भी ज़रूरत है, हमारे बच्चे युवा जो हैं वो आज एजुकेशन से फिर पीछे हटने शुरू हो गए हैं। तो हमें आज बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छे एजुकेशन संस्थान बनाने की जरूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो काम डेवलपमेंट, अगर बच्चे एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो डेवलपमेंट अपने आप ही आगे बढ़ेगी। सर एक और क्वेश्चन था सर, आप अपने एरिया की हमेशा के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें तो वो सर कौन सी प्रॉब्लम होगी? देखिए, प्रॉब्लम्स कभी भी ख़त्म नहीं होती, कब प्रॉब्लम्स हमेशा ही एक प्रॉब्लम है, कभी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बट बेसिक सुविधाएं जो हैं हमारी, मतलब हमें बेसिक सुविधाएं, सड़क, पानी और एजुकेशन, हेल्थ, ये 5 जो चीज़ें हैं हमारी बेसिक हैं। हम अगर इनके ऊपर काम करें तो हम बेसिकली इनके ऊपर जो है इनको बेहतरीन बनाने की अगर बात करें तो सबसे बड़ी ज़रूरी, मैं पहले बोल चुका हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ बेसिक वो है कि लोगों को जो है अच्छी हेल्थ सुविधा मिले और एजुकेशन अच्छी मिले। मेरा मानना ये है। तो इसके लिए हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने जा रहे हैं, और विधानसभा के अंदर मैं आने वाले समय में ये भी बोलना चाहूँगा कि 5-6 स्कूल ही होंगे, बड़े स्कूल होंगे, जहाँ पर बच्चे हमारे अच्छी एजुकेशन लेंगे। एक जगह वहाँ पर हमारी बस फैसिलिटी होगी। तो इस तरीके से हम पहले ट्रायल बेस पे हम जो है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने जा रहे हैं हर विधानसभा में, और बाकी उसके बाद अलग अलग जगह पे बनाएंगे। सर ये अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, अगर आप एमएलए नहीं होते तो सर आज आप क्या कर रहे होते? देखिए, मैं समाज सेवा से पहले भी जुड़ा हुआ था। कोरोना के समय में नहीं, पहले भी हम युवाओं के साथ उनके खेल में, मुझे स्पोर्ट्समैन खुद मैं हूँ, स्पोर्ट्स के साथ बच्चों को मुझे बड़ा लगाव है जब बच्चे खेलते हैं। सर आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? मैं पसंदीदा खेल, वैसे तो मैं क्रिकेट मैंने खेली है बहुत, सर आपकी बैडमिंटन वाली पर अब रील भी डाली थी। पर अब मैंने बैडमिंटन का मैं हूँ, क्योंकि बैडमिंटन मुझे ऐसा लगा, मैं खेलता हूँ क्रिकेट तो मैं नहीं खेला जाता, कभी कभी बैडमिंटन का टाइम तो उसके लिए भी नहीं मिलता। पर बैडमिंटन इसलिए है कि बहुत इफेक्टिव गेम है, शरीर को फिट रखने के लिए सबसे अच्छी गेम है तो बैडमिंटन है। और दूसरी बात है कि आप 2 लड़के लोग भी हैं तब भी खेल पाते हैं। क्रिकेट तो 10 लोगों के 12 लोगों के बिना कम से कम इतने लोग चाहिए, 11 प्लेयर होते हैं वैसे एक टीम में। तो अगर कई बार हम कम भी होते तो 5-5 प्लेयर करके भी खेल लेते ग्राउंड हैं। भी लगता है, ग्राउंड बड़ा ग्राउंड होता है। तो ये तो आप छोटे से इंडोर में भी, आप जहाँ भी ओपन में भी खेल सकते हैं, इंडोर में भी खेल सकते हैं। तो ये मुझे अच्छी गेम लगी है। सर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब नहीं दिया। ये ये मेरी सर- पसंदीदा गेम जो है, नहीं सर, ये तो अलग पूछा ना मैंने बीच में। सर अगर आप एमएलए नहीं होते तो आज कहाँ होते? मैं युवाओं के साथ, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि मैं उनके साथ जाता हूँ, तब भी मैं समाज सेवा में होता। मैं अपने काम के साथ साथ मुझे समाज सेवा में रहने का बड़ा शौक है शुरू से, तभी मुझे जनता ने ये मौका दिया। तब भी मैं जनता के बीच में होता, जनता की समस्या उसके सुनने। आज तो मुझे जनता ने एमएलए बना करके बोला, अगर नहीं होता तो मैं शायद तब भी जनता के बीच में। और एक चीज़ थी कि तब मेरे परिवार के लिए मेरे लिए समय था, मेरे परिवार के लिए मैं समय निकालता था। अब जो है कि अब मैं परिवार के लिए समय निकाल पाता हूँ। मेरे बच्चे कहीं जाते हैं तो घूमने के लिए, तो उनको भी कहीं लेके नहीं आ पाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए मेरे चिंतपूर्णी विधानसभा मेरा परिवार है। तो इसके लिए मैं जो है हमेशा जनता के बीच में रहना पसंद करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर। ठीक है जी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सर पहले तो थैंक यू, आपने इतना समय निकाला मेरे लिए। और सर आपका नेचर बहुत अच्छा लगा मेरे को, एकदम डाउन टू अर्थ हो। थैंक यू। आप सर जो आप काम कर रहे हो ना सर, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है सर, मेरे तो सिर में दर्द हो गई। सर इतना सुबह से आप इतने लोगों की समस्या सुन रहे हैं। चलो ऐसा है ना, लोगों की उम्मीदें होती हैं, लोगों की समस्या सुनने के लिए हम हैं। सरकार के बीच में रह के हम उनकी समस्या हल करने के लिए हैं, और कोशिश करेंगे कि लोगों की जल्दी से जल्दी समस्या। ठीक है, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। थैंक यू, धन्यवाद। तो इस वीडियो के क्रेडिट्स जाते हैं ताई को, हिमांशु को और हमारे चाचा जी को। अगर ये नहीं होते तो ये वीडियो पॉसिबल नहीं होनी थी। इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की इस वीडियो को बनाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।